नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट में कई मामले ऐसे होते हैं जिसको अगर सही तरीके से देखा जाए तो स्पष्ट लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील गद्दारी, मक्कारी, देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होते हैं और देश के विकास को प्रभावित करने के लिए एन केन प्रकारेण कुछ कानूनों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में कुछ वकीलों की लिस्ट है जो लगातार कुछ ऐसे मुद्दे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं जिसका कोई सिर पैर तो नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ फैसले आ जाएं, चुनाव प्रभावित हो जाए, चुनाव से पहले सरकार को कोई झटका लग जाए या कुछ ऐसी टिप्पणियां आ जाए जिससे कि हम उसको मीडिया में इस्तेमाल कर सकते हैं कि देखो सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कह दिया। कुछ ऐसी बातें सामने आ जाए जिससे कि वो ये बता सके कि देखो किस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ यहां पर एक साजिश की जा रही है, मुसलमानों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। ऐसे ही दो मामलों की सुनवाई हुई, लेकिन इस मामले में जो मक्कारी करने के लिए वकील गए थे उन दोनों वकीलों को 5 जजों ने डांट फटकार कर भगा दिया और पूरे सुनवाई के दौरान ऐसी बेइज्जती हुई कि इन लोगों को अब लगने लगा है कि हमारी सेटिंग नहीं चलेगी, क्योंकि यह मामला बड़ा गंभीर था। एक मामले में सुनवाई हो रही थी ईवीएम के ऊपर, जिसमें वही पुराने घिसे पीटे वकील जो कि लगातार देशद्रोही गतिविधियां ही करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इनका कोई भी ऐसी याचिका नहीं होती है जो कि देश के हित में हो, बल्कि सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ और इस देश के खिलाफ सारे के सारे एजेंडा ऐसे ही होते हैं। विदेशी पैसों से मजा लेते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उसका इस्तेमाल करते हैं, और वो है वकील प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण एक याचिका लेकर गए थे और वो याचिका दायर किसने की थी? एडीआर ने। और एडीआर की इस याचिका पर सुनवाई जब हो रही थी, 2 जजों की बेंच बैठी हुई थी। 2 जज थे, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त। ये दोनों सुनवाई कर रहे थे और इन लोगों ने प्रशांत भूषण के एक एक तर्क को ऐसे काटा और इनकी ऐसी बेइज्जती की है कि दोबारा अगर किसी के अंदर शर्म हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर नहीं जाएगा। लेकिन प्रशांत भूषण से शर्म की बात कहां की जा सकती है? ये तो ऐसे बेशर्म लोग हैं जिसको कश्मीर के मुद्दे पर इसके ऑफिस में घुसकर कुछ लोगों ने पीटा, इसके मुंह पे कालिख लगा दी, फिर भी इसकी बेशर्मी ऐसी कि फिर वही कश्मीर राग अलापने के लिए बाहर निकला कि वहां पर तो रेफरेंडम होना चाहिए। कश्मीर के आजादी के लिए वहां के लोग बताएं कि वो भारत के साथ रहना चाहते हैं, वो अलग देश बनाना चाहते हैं, इसके लिए रेफरेंडम होना चाहिए। और इस मुद्दे पर प्रशांत भूषण को हर जगह पर गालियां पड़ी थी। उसके दफ्तर में घुसकर कुछ लोगों ने मारपीट की थी, उसके मुंह पे कालिख पोती थी, फिर भी ये सुधरा नहीं और ये ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की सुनवाई में चला गया। वहां पर इसने तर्क दिए और ऐसे तर्क जिसे सामान्य लोग भी सुनकर मुस्कुरा देंगे, तो जज साहब कैसे इनके तर्कों के साथ नाइंसाफी कर सकते थे? इसलिए उन्होंने भी ऐसी ही बात कही। ईवीएम पर सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण से पूछा गया कि आप बताइए कि इसमें समस्या क्या है, आपको क्या लगता है क्यों ईवीएम पर बैन लगनी चाहिए? तो प्रशांत भूषण ने कहा कि देखिए, ये ईवीएम में गड़बड़ियां पाई जा रही है, इसके मैन्युफैक्चरिंग में गड़बड़ियां हैं और इस गड़बड़ियों के पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है, इसमें 2 कंपनियां हैं पीएसयू की, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यही दोनों मिलकर ईवीएम बनाता है और ये दोनों पीएसयू है। इसका मतलब कि सरकार का इसमें हस्तक्षेप है। और यही नहीं, इन दोनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग काम करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं और इसको संचालित करते हैं, इसलिए इसमें छेड़छाड़ की जाती है। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आपको क्या लगता है कि पीएसयू से अगर कोई
सामान बन रहा है, देश के लिए कोई निर्माण हो रहा है, तो उसमें आप सवाल उठा रहे हैं कि वहां पर पीएसयू ये मशीन बना रही है जिसके कारण चुनाव प्रभावित हो जाएगा। तो क्या प्राइवेट सेक्टर के किसी कंपनी को ठेका दे दिया जाएगा तो आप सवाल नहीं उठाएंगे? मुझे तो यही लगता है आपके रवैये को देखते हुए कि अभी पीएसयू इसका निर्माण कर रहा है तो आप कोर्ट में ये तर्क दे रहे हैं, लेकिन अगर सरकार ने किसी प्राइवेट कंपनी को ईवीएम बनाने का ठेका दे दिया तब तो आप फिर से कोर्ट में जाएंगे और यही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आप कहेंगे कि देखिए मिलॉर्ड, किस तरीके से प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी को वो पैसे भी देता है ब्लैक से और उसके लिए काम भी करता है, क्योंकि करोड़ों करोड़ रुपया ईवीएम बनाने के लिए सरकार उसे देती है और ये भारतीय जनता पार्टी के कंपनी बताएंगे, क्योंकि ऐसे बातें तो बाहर में पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी कर रहे हैं। इसलिए ये तर्क तो वाहियात है कि अगर पीएसयू ईवीएम का निर्माण कर रही है तो इसका मतलब है कि उसमें छेड़छाड़ की गुंजाइश है। जहां तक छेड़छाड़ की बात करते हैं या फिर कोई दिक्कतें आती है ईवीएम में, तो फिर उस ईवीएम में दिक्कत को लेकर हमेशा से यह देखा जाता है कि अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में किसी भी कैंडिडेट को परेशानी है तो वो इसके लिए शिकायत करता है, वो इसके लिए रिकाउंटिंग की मांग करता है और सारे स्लिप भी मांगता है, जिसके लिए चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक बहुत बड़ा डाटा है जिसमें यह कहा गया हो कि हर जगह पर ईवीएम में परेशानी आती है। मशीन है, कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है, कभी कभी अगर समय के अनुसार प्रेस नहीं किया गया बटन को तो भी वो लॉक हो जाता है, कभी कभी प्रेस करने का जो दबाव डालने का तरीका होता है उससे भी परेशानी आ सकती है। ये किसी भी मशीन में हो सकता है और इसलिए ईवीएम पर इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। लेकिन इसके अलावा आप ये बताइए कि आपके पास कोई आइडिया है, कोई तरीका है कि इसके बदले कैसे चुनाव कराया जा सकता है ईवीएम के अलावा? तो सीधे तौर पर प्रशांत भूषण ने कहा, जो यही विपक्षी पार्टी के नेता मांग करते हैं कि अब फिर से बैलेट पेपर से वोटिंग कराई जानी चाहिए। तो जस्टिस दीपांकर दत्त ने एक सवाल उठाया कि क्या बैलेट पेपर के युग में फिर से हमें जाना पड़ेगा? आपने 60 के डिकेड की बात देखी नहीं है, 60 के दशक में फिर हमें वापस लाना चाहते हैं। जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो उस समय की स्थितियां आपसे भी छिपी हुई नहीं है, क्योंकि आप बहुत नए व्यक्ति नहीं हैं और इसलिए इस बात को मत कहिए कि उस समय की यादें आपके पास नहीं है। सिर्फ बूथ कैप्चरिंग की बात नहीं है, बल्कि उससे कैसे गलत तरीके से हेर फेर होती थी, ये सारा मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पर गया हुआ है और ये नई तकनीक डेवलप की गई है। लेकिन इसी बीच प्रशांत भूषण ने कहा कि यूरोप के मॉडल पर, जैसे कि कई यूरोपियन देशों ने ये शुरुआत कर दी है, यहां पर जो पहले ईवीएम से वोटिंग होती थी अब फिर से बैलेट पेपर पर आ गए हैं। उसमें उन्होंने जर्मनी का उदाहरण दिया और कहा कि देखिए जर्मनी में पहले ऐसा होता था और अब बैलेट पेपर से वहां वोटिंग हो रही है, इसलिए हमें इस पर विचार करना चाहिए। और देश के तकरीबन 80% से ज्यादा जनता है जो चाहते हैं कि ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से इसके लिए वोटिंग हो। और इस बात पर जस्टिस दीपांकर दत्त ने सीधे प्रशांत भूषण की बोलती बंद कर दी। बोला कि आप यूरोप के देशों का उदाहरण देते हैं, हिंदुस्तान को समझते हैं या नहीं, हिंदुस्तान के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं? आप हर चीजों में आप लोग यूरोप का उदाहरण लेकर चले आते हैं। हम पश्चिम बंगाल से आते हैं और पश्चिम बंगाल की ही सिर्फ बात करें तो वहां के पॉपुलेशन जर्मनी से ज्यादा है। आप यूरोप के किन देशों की बात कर रहे हैं जो हमारे एक स्टेट के बराबर भी नहीं है? वहां पर चुनाव के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इस आधार पर कि यूरोप ने यह मान लिया, यूरोप ने इस तरह की व्यवस्था अपना ली, हम अपने यहां भी वैसी व्यवस्था अपनाएं, यह गलत है। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि देश की ज्यादातर जनता चाहती है
कि ईवीएम के बदले बैलेट पेपर का उपयोग हो जाए, इसके लिए आपके पास क्या सबूत है? क्या आपने जनता से जाकर पूरा सर्वे करवाया? ये 100 करोड़ से ज्यादा लोगों से आपने बातचीत की है? तो प्रशांत भूषण ने सीएसडीएस लोक नीति सर्वे का उदाहरण दिया कि देखिए, सीएसडीएस लोक नीति ने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में बताया था कि यहां पर जो चीजें चल रही है उसमें बैलेट पेपर के समर्थन में ज्यादातर लोग हैं। लेकिन जस्टिस खन्ना ने सीधे कह दिया कि हम ये प्राइवेट एजेंसियों के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं करता है। हम लोग ये प्राइवेट एजेंसियों के सर्वे की बात क्यों माने? ये तो अपने डाटा के लिए फेमस है कि कैसे कैसे आंकड़े लाकर दे देते हैं, इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। और सीधे तौर पर ईवीएम पर उठाए गए सवाल को रिजेक्ट कर दिया। प्रशांत भूषण को बेइज्जत कर कोर्ट से बाहर आना पड़ा और अब आगे भी इस पर सुनवाई होगी कि क्या किया जा सकता है और वीवीपैट का मसला क्या है। लेकिन दूसरा एक और मामला उसी समय चल रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें लिंचिंग पर बात हो रही थी। वहां भी एक कॉन्स्पिरेटर वकील निजाम पासा खड़ा था और 3 जज की बेंच बनी थी। 3 जज वहां पर सुनवाई के दौरान थे, जिसमें जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता थे। इन तीनों ने सुनवाई की और उसमें इन्होंने बताया कि कैसे आप सिलेक्टिव तरीके से किसी मुद्दे को प्रोपेगेंडा के तहत फैला रहे हैं, हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि निजाम पाशा ने यह कहा कि मिलॉर्ड 2018 में आपने फैसला दिया था कि सारे स्टेट को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर भीड़ ने किसी के साथ हिंसा की, अगर किसी का मारा गया, लिंच किया गया, तो उस पर राज्य की सरकारों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। लेकिन अलग अलग राज्यों से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें राज्य की सरकार सही से काम नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया और बार बार वो काउ विजिलेंस की बात कर रहे थे कि गो रक्षक हैं जो कई जगह पर लिंचिंग कर रहे हैं। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार ने सीधा सवाल उठाया कि आपने क्या पूरे प्रदेश, हर प्रदेश के बारे में यह बात कही है, डाटा रखा है? हमें उम्मीद है कि आपने सबको इंक्लूड किया होगा और सिर्फ सिलेक्टिव केसेस को आप यहां पर न लाएं। बार बार आप मुस्लिम शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जबकि लिंचिंग की बात हो, वायलेंस की बात हो, हिंसा की बात हो, इसमें धर्म कहां से आ जाता है? आप जानबूझकर मुस्लिम वायलेंस की बात करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बात करते हैं और दूसरे मामले को छिपा कर रख लेते हैं। उसके बाद जब इन्होंने कहा कि हमने तो सारे मामले यहां पर आपके सामने रखा है, तो जस्टिस अरविंद कुमार ने उनसे एक सवाल किया और वो सवाल था उदयपुर के कन्हैया लाल हत्या के बारे में। और उन्होंने सीधे कहा कि कन्हैया लाल का गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। और उन्होंने क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व नेता नुपुर शर्मा के एक पोस्ट को शेयर किया था, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी को लेकर जब उन्होंने पोस्ट शेयर किया तो उनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। क्या इस मामले को आपने इसमें इंक्लूड किया है? अब इतना सुनना था कि निजाम पासा के होश उड़ गए, उसको पसीना छूटने लगा, क्योंकि उसने उसमें इंक्लूड ही नहीं किया था, इस मामले पर चर्चा ही करना नहीं चाहता था। और फिर उसने माफी मांगते हुए कहा कि अब हम इसमें इस केस को भी इंक्लूड करेंगे। इसके बाद से ये दिखता है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे कैसे मामले लेकर ये लोग जाता है और गद्दारी, मक्कारी, साजिश करता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ जज ऐसे हैं जो इन लोगों को सीधे तौर पर सवाल करते हैं और इनकी नीयत पर भी सवाल करते हैं, जिससे आजकल कुछ गद्दार वकील जो हैं, जिनके अंदर प्रवृत्ति यही है पैसा विदेशों से भी कमाओ, उस एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल लोगों से कमाओ और फिर सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल टूल्स की तरह करो, हथियार की तरह करो। जैसा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि कोर्ट कचहरी का इस्तेमाल अब एक हथियार के तौर पर किया जाता है। हर मामले में वहां पहुंचो, वहां से टिप्पणी लो, फैसले लो और फिर सरकार की बुराई करो। लेकिन इस बीच प्रशांत भूषण और निजाम पासा
कि जो हालत खराब हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये अगर बेशर्म नहीं हो तो अगले 6 महीने तक इन्हें सुप्रीम कोर्ट में दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म तो है, और इसकी बेशर्मी तभी खत्म होगी जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वकीलों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और इनके प्रैक्टिस के ऊपर तब तक रोक लगाई जाए जैसे कि ये उस तरह के एजेंडा बेस्ड याचिका दायर न कर सके। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।